जय श्री राम दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं और उस राजस्थान के इतिहास की बात करते हमने मेवाड़ राजवंश की बातें करना शुरू किया है। मेवाड़ राजवंश में हमने गुहिलादित्य को जाना, गुहिलादित्य के बाद आपके बप्पा रावल के बाद अल्लट, जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के बारे में पढ़ा। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में राजस्थान का जो इतिहास है, उस राजस्थान के इतिहास में देखिए, भारतीय इतिहास की मैंने बात करी है, उसमें भी राजस्थान का जो इतिहास है, वीरोचित इतिहास, उस वीरोचित इतिहास में एक महान वीर की हम बात करेंगे और वो महान वीर थे मेवाड़ की रावल शाखा के राजा रावल रतन सिंह। देखिए दोस्तों, मैं इनको बहुत छोटा इनका शासनकाल रहा, मात्र लगभग 2 वर्ष का। 1302 में शासक बने, 1303 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आप कहेंगे कि एक व्यक्ति जिसने इतना छोटा सा शासनकाल बिताया है वो इतना महान कैसे हो सकता है? तो दोस्तों हमेशा महानता का सबूत यही नहीं होता कि आपने कितने वर्षों तक शासन किया। महानता सिर्फ यही नहीं कहलाती है कि आपने कितने वर्षों तक शासन किया, महानता कहलाती है कि आपने किस प्रकार से शासन किया। देखिए आप कई बार सुनते भी होंगे कि सुनते हो ना आप कि सुअर की तरह या मतलब एक निम्न व्यक्ति की तरह आपको 100 वर्ष जीने की बजाय अगर शेर की तरह एक दिन जीने का मौका मिले तो शेर की जैसी जिंदगी जीना ही जरूरी है। एक मूवी भी थी राजेश खन्ना साहब की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिंदगी क्या है, लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। देखिए आप सभी ने देखा होगा, जाना होगा और ये बात समझी भी होगी कि अगर आप छोटी उम्र में ही अगर आपको मृत्यु मिल गई लेकिन आपने बड़े काम कर दिए हैं तो आपका नाम बहुत बड़ा हो जाता है, अमर हो जाता है। आप क्या राजस्थान के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, साथ में जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं ना, तो क्या आप क्रांतिकारियों के मध्य आपने सुना होगा कि भगत सिंह है, बहुत छोटी सी उम्र में फांसी चढ़ गए। भगत सिंह बहुत छोटी सी उम्र में फांसी चढ़ गए, लेकिन अगर शहीद आजम का दर्जा किसी को मिला है तो किसको मिला है? वो मिला है भगत सिंह को। शहीद आजम का दर्जा किसको मिला है दोस्तों? भगत सिंह को मिला है। क्यों? क्योंकि भले ही से उनकी उम्र छोटी सी थी लेकिन काम उन्होंने इतना बड़ा कर दिया था कि उस काम की बिना पर पे उनको क्या मिल गया? उनको शहीद आजम का दर्जा मिल गया, यानी वो भारतीय इतिहास में क्या हो गए? अमर हो गए। इसी प्रकार रावल रतन सिंह मात्र 2 वर्ष के शासनकाल में क्या हो गए? अमर हो गए। कैसे अमर हुए, क्यों अमर हुए, इनकी हम बात करते हैं। तो रावल रतन सिंह के बारे में आपको एक छोटी सी बात सबसे पहले बोलूंगा कि कल जो हमने बात की थी समर सिंह के बारे में, ये उन्हीं के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? ये समर सिंह के पुत्र थे। अब रावल रतन सिंह क्या करते हैं कि जब समर सिंह का शासनकाल होता है उस समय ये राजकुमार की तरह बड़े होते हैं। फिर आगे जाके जब 1302 में इनको शासन मिला तो ये कहां चले गए? ये चले गए सिंगल द्वीप। कहां चले गए? सॉरी, जब इनको शासन मिला था उससे जस्ट पहले कहां चले गए थे? सिंगल द्वीप चले गए। अब सिंगल द्वीप जाकर के जो आपके आज का श्रीलंका बताते हैं, वहां की राजकुमारी रानी पद्मिनी, जो बाद में क्या बनी? आपके मेवाड़ की रानी बनी। तो रानी पद्मिनी से इन्होंने क्या किया? विवाह कर लिया। अब रानी पद्मिनी को ये जीत करके लाए। देखिए आपने एक मूवी भी देखी होगी पद्मावत, उसमें काफी कुछ कहानी इस प्रकार की ही है, लेकिन वो अगर आप कहें तो इतिहास से काफी दूर है। मैं देखिए इस प्रकार की किसी भी मूवी का प्रचार नहीं करूंगा, और चूंकि वो इतिहास को तो पूरी तरह से प्रकट करती ही नहीं है, इसलिए आप उसको कभी भी प्रमोट तो नहीं करें। अब हम बात कर रहे हैं रावल रतन सिंह की। तो रावल रतन सिंह ने क्या है? उनसे विवाह किया, उनको वो लेकर के आए। अब उसी समय क्या हो जाता है कि 1303 में रावल रतन सिंह के राज्य यानी आपके चित्तौड़, आपके मेवाड़ पर भारत के, हिंदुस्तान के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ती है और वो क्या करते हैं? इस पर धावा बोल देते हैं। धावा बोलने के बाद उनकी सेना आ जाती है। अब उनकी सेना क्या करती है? चित्तौड़ पर हमला करती है। तो काफी दिनों तक तो उनको चित्तौड़ के अंदर घुसने का क्या है? मार्ग ही नहीं मिलता है, क्योंकि चित्तौड़ को पूरा पैक करवा दिया गया था। लेकिन वो उनकी सेना भी नहीं हटती है और फिर वो धोखे से आकर के चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी पुरुष होते हैं वो सब जाकर के उनसे लड़ते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं और इसी वीर गति में
रावल रतन सिंह मारे जाते हैं और उनके बाद आपके क्या नाम है, रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी क्या कर देती हैं, चित्तौड़गढ़ के किले में ही जौहर कर देती हैं। और यही जौहर राजस्थान का सॉरी आपके मेवाड़ का क्या कहलाया, पहला साका कहलाया। दोस्तों साका का मतलब ही क्या है कि जहां पे केसरिया हो जाए, जहां पे जौहर हो जाए। इन दोनों चीजों की भी अब हम बात कर लेंगे कि ये केसरिया और जौहर क्या कहलाता है। अब देखिए ये तो थी एग्जैक्ट बात जो इतिहास के अनुसार है। ऐसा ही आप देखिए इसके बारे में एक दूसरी कहानी और प्रचलित है। तो वो कहानी प्रचलित है कैसी, वो है 1540 में एक मलिक मोहम्मद जायसी नाम के कवि हुए। उन कवि ने अपनी एक कविता की रचना की, उस कविता का नाम था पद्मावत, जो उनका क्या बन गया, एक तरीके से ग्रंथ ही बन गया। इस ग्रंथ में उन्होंने रानी पद्मिनी के बारे में क्या लिखा है कि रानी पद्मिनी क्या है, अति सुंदर है और उनके रूप पर मंत्रमुग्ध होकर या सम्मोहित होकर कौन, आपके अलाउद्दीन खिलजी उनको पाने की लालसा लेकर के चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ की इज्जत बचाने के लिए उनसे युद्ध वगैरह किया, जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए और फिर चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने भी क्या है, जौहर कर दिया। ये बात लिखी थी उन्होंने अपने किसमें, ये बात लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में। लेकिन अब देखिए इस बात को आप फैक्ट क्यों नहीं मान सकते हैं। राजस्थान में इतिहास पढ़ाने वाले अनेकों अध्यापक आपको इस कहानी के माध्यम से क्या है, मंत्रमुग्ध करने की कोशिश करते हैं। वो सब बातें मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी कहानी के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन मैं बात करूंगा आपसे ऐतिहासिक फैक्ट्स की, जो सच लिखा हुआ है। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो 1303 में जब आक्रमण होता है तो उस आक्रमण के बारे में असलियत या सच्चाई कौन लिख पाएगा, जो उस समय मौजूद व्यक्ति होगा। और उस समय मौजूद जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार था वो कौन था, वो था अमीर खुसरो, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, तोता कहा जाता है। तूतिए हिंद, हिंदुस्तान का सादी, ये सब किसको कहा जाता है, आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो उस अमीर खुसरो ने इतिहास लिखा और रचना की खजाइन उल फुतुह की। उस खजाइन उल फुतुह में उन्होंने ऐसा कोई भी वृत्तांत नहीं बताया कि रानी पद्मिनी पर कौन थे, मोहित थे, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बहुत प्रशंसा की है राजस्थान के वीरों की, आपके मेवाड़ के वीरों की इतनी प्रशंसा करी है। उन्होंने कहा है कि इतनी छोटी सी सेना लेकर भी मेवाड़ के वीरों ने जो वीरता दिखाई है, वो दिल्ली के सुल्तान की सेना को भी उन्होंने एक बार तो क्या है, हतप्रभ कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान की सेना तो क्या थी, लाखों में सेना थी। और अगर आप पढ़ेंगे कि सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल में जो सेना का सुदृढ़ीकरण, अब मैं आपको जब सल्तनत काल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि सेना का जो सुदृढ़ीकरण था वो सर्वाधिक किसने किया था, वो किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, आपको इतिहास की हम सैर करवा रहे हैं। अभी हम आपको राजस्थान के इतिहास की सैर करवा रहे हैं। कुछ समय पहले तक मैं आपको भारत के इतिहास की सैर करवा रहा था और वो भी हमारा चलता ही जा रहा है। तो आपको अगर इतिहास की सैर करनी है और साथ में आपको देखिए अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी अगर आपको क्लासेज चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। कक्षा 10 की क्लासेज, कक्षा 9 की क्लासेज, 9 की राजस्थान के नए जो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का लागू हुआ है उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही है। कक्षा 10 की क्लासेज जो वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही है। आने वाले समय में इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपने हमारी एक घोषणा भी सुनी होगी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 से 12 तक की क्लासेज को ही कवर कर लिया जाए। दोस्तों इस कार्य पे हम लगे हुए हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है कि आपको हमारा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम आप सभी को पता है, कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। आपको उसे सब्सक्राइब करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा जो भी आप वीडियोस देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं आप सबको काफी पसंद आती होंगी, क्योंकि जिस प्रकार का रेस्पॉन्स आप सबसे मिलता है वो काफी हमारे लिए उत्साहवर्धक है। तो उस रेस्पॉन्स के साथ लगता है कि आपको ये वीडियोज अच्छी लगती होंगी, तो आप वीडियो को लाइक करते रहा करो और इनको जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करते रहना है। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं आपसे रावल रतन सिंह की। किसकी बात करेंगे हम, रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह
अब दोस्तों रावल रतन सिंह के बारे में मैंने आपको बताया कि ये राजा बने 1302 से 1303। इनका टाइम पीरियड सिर्फ कितना है, लगभग 2 वर्ष का। क्या है इनका टाइम पीरियड, 1302 से 1303, 1 वर्ष से कुछ अधिक है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो आप देख सकते हैं, 1302 से 1303। इनके बारे में एक छोटी सी विशेषता क्या है कि ये किसके पुत्र हैं, समर सिंह के पुत्र। क्या है दोस्तों, ये समर सिंह के पुत्र है। कौन है आपके, रावल रतन सिंह। अब देखिए रावल रतन सिंह के बारे में पहले हम थोड़ा ऐतिहासिक तथ्यों पे बात करते हैं, फिर मैं आपको उस पद्मावत की कहानी भी सुनाऊंगा। उस पद्मावत में जो लिखा हुआ है वो भी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात करेंगे हम ऐतिहासिक तथ्यों की कि रावल रतन सिंह पर क्यों आक्रमण हुआ, क्या रीजन था, क्या सच में पद्मिनी रीजन थी, इन सब का हम क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो रावल रतन सिंह के समय में क्या होता है कि 1303 में आपके दिल्ली के सुल्तान, क्योंकि सुल्तान तो कहां का था, अलाउद्दीन, दिल्ली का, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना करना पड़ा, किसको करना पड़ा, आपके रावल रतन सिंह को का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के आक्रमण का इन्होंने क्या किया, सामना किया। अलाउद्दीन ने आक्रमण कर दिया, कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। तो क्या थी इसकी वजह, वो देख लेते हैं। कारण इसका हम क्या देखते हैं, देखिए ऐतिहासिक कारण बता रहा हूं मैं, पद्मावत का कारण बाद में चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखिए कहानियां सुनने को अच्छी लगती हैं, लेकिन इतिहास में क्या है, तथ्यों की जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो पद्मावत पे कितना सा प्रश्न पूछ लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी, सॉरी खिलजी रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी का वर्णन कहाँ है, पद्मावत में। दूसरा पूछ लेगा पद्मावत की रचना कब हुई, 1540। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पद्मावत की रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने। खत्म खेल। इसके अलावा पद्मावत पे कोई चौथा प्रश्न नहीं बनेगा। अब हम बात करेंगे इस इतिहास की। इतिहास में एक एक चीज पूछेगा कि 1303 में किसका आक्रमण हुआ, अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ, उसका कारण क्या था। तो हम कारण भी जानते हैं, क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आजकल क्या है आपका जो आरपीएससी है, आरएमएसएस भी है, इसके अलावा जो भी आपका जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अभी रीट का एग्जाम लेगा, तो इन सब में क्या है, इन सब में आजकल ये पद्मावत की कहानी को क्या कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है, इतिहास पर बातें करने लग गए हैं। तो हम सिर्फ अभी इतिहास पे बातें करते हैं, साथ में मैं आपको कहानी सुना दूंगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। तो 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब इसका कारण क्या था कि जो चित्तौड़ था ना आपका जो चित्तौड़ है वो क्या है, वो व्यापारिक और सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण जगह थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक कैसा शासक था, वो एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्य निर्माता शासक था। देखिए सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी वो पहला शासक था जिसने नीचे की तरफ भी क्या किया था, आक्रमण किया था। नीचे से मतलब दोस्तों आपका जो हिंदुस्तान का मैप है, उस मैप में वो दक्षिण की ओर भी चला गया था। हिंदुस्तान का जो मैप होता है उस मैप में वो कहां चला गया, दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र में देवगिरी तक भी क्या है, उसने आक्रमण किया था। मलिक काफूर को गोलकुंडा की खान, और गोलकुंडा कहां पे है, गोलकुंडा आपके दक्षिण में है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पास। तो वहां से भी उसको क्या है, हीरा मिला था। कौन सा हीरा, आपका कोहिनूर। और कोहिनूर हीरा आज वर्तमान में कहां है, ब्रिटिश ताज में है। तो देखिए इन्होंने क्या है, इन्होंने किया आक्रमण। कहां तक किया, देवगिरी, वारंगल, कई जगहों तक। ये तो दक्षिण भारत में ही पहुंच गए थे आपके कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और इनका जो प्रमुख सेनापति था, नाम क्या था उसका, मलिक काफूर। उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। कहते हैं कि अलाउद्दीन ने उसको 1000 दिनार में क्या किया था, खरीदा था। तो इसके देखिए कारण क्या है, पहला कारण है इसके लिए दोस्तों, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। भाई अलाउद्दीन क्या था, अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था।
कैसे कि वो दिल्ली से बढ़कर के भी जो उनका क्षेत्र था उस क्षेत्र को इधर वो बंगाल, पूर्व में बंगाल तक और नीचे वो दक्षिण भारत में जितना हो सके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और इसी क्रम में दक्षिण भारत के उसके जितने भी अभियान थे ना अलाउद्दीन के, वो किसके नेतृत्व में होते? मलिक काफूर के नेतृत्व में। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़ की स्थिति, चित्तौड़ की स्थिति, और स्थिति भी कैसी, क्योंकि वो सामरिक और व्यापारिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान था। चित्तौड़ की स्थिति, और स्थिति भी कैसी? सामरिक प्लस व्यापारिक। देखिए दोस्तों, बात इतिहास के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, कहानियों से क्या है इतिहास नहीं समझ में आता है। चित्तौड़ की क्या थी? सामरिक और व्यापारिक जो स्थिति थी ना वो क्या थी? उपयोगी थी। क्यों थी वो आप देख लीजिए। देखिए ये कह रहा है कि आपके गुजरात कहां कहां पे, देखिए कहां से आपके उदयपुर से होके कहां कहां पे जा रहे हैं, सॉरी चित्तौड़ और उदयपुर से होके कहां जा रहे हैं? गुजरात, एमपी, मालवा, जो उस समय के क्षेत्र थे ना उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। मालवा, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, सिंध, जो आपका सिंध था, आदि के जो व्यापारिक मार्ग थे, आदि के व्यापारिक मार्ग चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। व्यापारिक मार्ग कहां से गुजरते थे? चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। और अलाउद्दीन को देखिए इन जगहों पर भी अधिकार करना था, यहां तक भी अपने राज्य का क्या है विस्तार करना था। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि अगर मुझे जाना है तो रास्ते से तो इसी से जाऊंगा ना, चित्तौड़ से। तो उसने सबसे पहले किस पे आक्रमण करने की सोची? चित्तौड़ पे। किस पे आक्रमण करने की सोची उसने? चित्तौड़ पे। अब चित्तौड़ पर उसने क्या है आक्रमण का काम कर लिया। अब मैं बात देखिए, जो आपके क्या नाम है पद्मावती कहानी है उसकी हम बाद में बात करते हैं। अब रावल रतन सिंह ये तो क्या हो गए, इसके कारण हो गए। अब इसके बाद है कि क्या हुआ, तो यहां पे आक्रमण का इसने कारण बनाया। अब इसके बाद क्या होता है, काफी दिनों तक अलाउद्दीन की सेना इस किले के बाहर पड़ी रहती है और रावल रतन सिंह की सेना और सारा का सारा चित्तौड़ का नगर जो प्रजा है वो सब किले के अंदर रहते हैं। लेकिन किले में क्या है, कुछ समय बाद संसाधनों की कमी होने लगती है क्योंकि आवाजाही का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उधर यही हालात किसके साथ हो जाते हैं? आपके अलाउद्दीन के साथ, क्योंकि वो तो क्या है असला लेकर के चले थे और सेना को खाने के लिए असले की कमी हो रही थी, जानवरों को चारे की और पानी सब चीजों की कमी होने लगी थी। तो धीरे धीरे लग रहा था कि ये दोनों क्या है चले जाएंगे दूर। लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ कि कंडीशंस ऐसी बन गई कि रावल रतन सिंह को क्या है दरवाजे खोलने पड़े और उसमें क्या हुआ, अलाउद्दीन की सेना जो थी उसने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद वीरों ने काफी लड़ाई की, काफी सारी अपनी वीरता दिखाई। और उसमें जो रावल रतन सिंह के दो सेनापति थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनापति हैं, उनका नाम आज भी चित्तौड़ के इतिहास या आप कह सकते हैं मेवाड़ के इतिहास में क्या है, अमर है। तो रावल रतन सिंह अपने सेनापति कौन, गोरा व बादल, गोरा व बादल, इनके सेनापति का नाम क्या था, गोरा व बादल, वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने सेनापति गोरा व बादल सहित वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा व बादल क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, सहित वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात, रानी पद्मिनी ने रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ, कितनी स्त्रियों के साथ? 1600 स्त्री या महिला कुछ भी आप कह सकते हो, के साथ जोहर किया। क्या है? जोहर किया। तो ये तो बात हो गई आपके
एक मैंने फैक्चुअल बात बता दी आपको, क्या है, जौहर किया। अब ये जो जौहर, देखिए रावल रतन सिंह अपने, इनको तो क्या कहा जाता है, केसरिया। बताता हूं मैं आपको इनके बारे में। ये तो कहा जाता है केसरिया और ये हो गया जौहर, ठीक है। अब इस घटना को क्या कहा जाता है, चित्तौड़ का पहला साका। क्या कहा जाता है दोस्तों, चित्तौड़ का पहला साका। ये जो घटना हुई आपके, इस घटना को क्या कहा गया, चित्तौड़ का पहला साका बताया गया। क्यों कहा गया वो हम देख लेते हैं। तो ये जो हुआ ना, इसको क्या कहा जाता है, इसे चित्तौड़ का पहला साका क्या कहते हैं, चित्तौड़ का पहला साका। और साका का मतलब क्या होता है आपके, केसरिया प्लस जौहर। अब ये बात हमने देख ली दोस्तों, ठीक है। और देखिए इस युद्ध का जो वर्णन है ना, ये और मैं आपको बता देता हूं, एक और फैक्ट है, फिर हम बात करते हैं। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन किसने किया, आपके अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक या अपने ग्रंथ, क्या नाम है अमीर खुसरो के ग्रंथ का, खजाइन उल फुतूह कह दो, तारीख ए अलाई कह दो, दोनों बातें एक ही हैं। अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलाई, ये इनके ग्रंथ का ही नाम है दोस्तों, में किया है। देखिए चित्तौड़ में क्या हुआ, आपके केसरिया हो गया, जौहर हो गया। इसी चीज को क्या कहा गया, साका कहा गया। एक बार आप इसको आराम से देख लीजिए, फिर मैं इसी चीजों पे बात करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों बात क्या होती है कि रावल रतन सिंह आए, रावल रतन सिंह अलाउद्दीन की सेना से टकरा गए। तो आपको यह पता होगा कि जो आपके राजपूत राजा थे, ये युद्ध में जाने से पूर्व एक टीका करवाते थे और साथ में केसरिया साफा बांधते थे। जो क्या होता है कि केसरिया रंग को, आपको पता है कि तिरंगे झंडे में भी केसरिया रंग रखा गया और उसे क्या कहा गया है, बलिदान का प्रतीक माना गया है। तो अब ये केसरिया करके आए थे कि हम जा रहे हैं लड़ने, और अगर हम वीर गति को प्राप्त हो जाएं तो सभी महिलाएं क्या करेंगी। देखिए पहले हर राजपूत राजाओं के किले में क्या हुआ करते थे, जौहर कुंड हुआ करते थे। उसमें असंख्य लकड़ियां होती थी और खतरनाक तरीके से आग जलती रहती थी, जिसमें महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी आबरू की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए क्या करती थी, कूद जाती थी और अपने प्राणों का क्या कर देती थी, बलिदान कर देती, प्राणोत्सर्ग कर देती थी, स्वयं को पवित्र अग्नि के क्या कर देती थी, हवाले कर देती थी। क्या कर देती थी, पवित्र अग्नि के हवाले कर देती थी। अब क्या होता है कि रावल रतन सिंह आ गए और लड़ने लगे अलाउद्दीन की सेना से। उनके साथ उनके दो महान वीर सेनापति गोरा और बादल भी थे। अब गोरा और बादल और रावल रतन सिंह सबने मिलकर के अलाउद्दीन की सेना के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो स्वयं एक बहुत बड़ा क्रूर आक्रांता था, उसने, लेकिन उसकी सेना बहुत बड़ी थी, तो इस कारण क्या है, रावल रतन सिंह पराजित हो गए और रावल रतन सिंह युद्ध भूमि में ही क्या है, वीर गति को प्राप्त हो गए। अब रावल रतन सिंह जैसे ही वीर गति को प्राप्त हुए तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के दरवाजे तोड़ डाले और वो चित्तौड़ में आगे बढ़ गया। और अब क्या होता है कि देखिए कुछ कहानियां या जौहर का जो वर्णन है वो तो सीधा तारीख अलाई में ही है। अब इसको आप कहानी के अनुरूप समझें या ये समझें कि जब उनको वीरगति मिल गई आपके रावल रतन सिंह को और गोरा बादल को, तो इन सब की स्त्रियों ने जितनी भी, देखिए काफी सारी सेना गई थी लड़ने, तो उस सेना में जितनी भी स्त्रियां थी, चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो युवा हो, उन
सभी स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी आबरू की रक्षा के लिए क्या है, स्वयं को पवित्र अग्नि के हवाले कर दिया। जो चित्तौड़ के किले में जौहर कुंड है, वर्तमान में भी आप चित्तौड़ के किले में जाकर के उसको देख सकते हो, तो वहां क्या है, स्वयं को उसके अग्नि के हवाले कर दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस कहानी का अंत हो गया। अब देखिए क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि जो ये मुस्लिम आक्रांता थे ये इतने नरपैशाच हुआ करते थे दोस्तों कि ये ऐसा भी तो हो सकता था ना कि वो अपने आप को खत्म कर लें, लेकिन ये इतने नरपैशाच हुआ करते थे, इनकी मानसिकता इतनी दुर्दांत कही जाती थी कि ये लाशों के साथ भी क्या है, दुर्व्यवहार करते थे, उनके साथ बलात्कार जैसी दुर्व्यवहारिक घटनाएं करते थे। इनका जो मानसिकता थी बहुत ही अत्यंत दुर्बल मानसिकता के क्या थे, धनी थे। धनी जरूर थे लेकिन मानसिकता कैसी थी, अत्यंत ही दुर्बल थी। तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उन्होंने क्या है, स्वयं के प्राणोत्सर्ग कर दिए। अब एक तो हो गया केसरिया, केसरिया यानी पुरुष वीरगति को प्राप्त हो गए। जौहर महिलाएं भी, महिलाओं देखिए ये भी एक वीरता की ही पहचान है कि आप जलती हुई अग्नि में स्वयं को जलती हुई अग्नि के हवाले कर दो। तो इन्होंने भी अपनी वीरता दिखाई, इन्होंने भी अपनी वीरता दिखाई। और जिस जगह केसरिया और जौहर दोनों हो जाते हैं, यानी पुरुष लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और महिलाएं स्वयं को अग्नि के हवाले कर दें, तो उस घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, साका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। जहां पर पुरुष वीरगति को प्राप्त हो, महिलाएं स्वयं को अग्नि के हवाले कर दे, घटना क्या कहलाएगी, साका कहलाएगी। अब देखिए इस युद्ध में जहां अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, आपका कौन, अमीर खुसरो, आप इसको दरबारी कवि भी कह सकते हैं, उनका इतिहासकार भी कह सकते हैं, दरबारी इतिहासकार। उसने, उसका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है तारीख ए अलाई या खजाइन उल फुतुह। इसमें क्या है, इसका आंखों देखा वर्णन किया है और बताया है कि कितनी वीरता के साथ आपके गोरा और बादल ने क्या है, इस युद्ध में लड़ाई की थी। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि राजस्थान के इतिहास में केवल और केवल आपके राजाओं की ही वीरता नहीं है, यहां तो वीरता स्त्रियों की भी है, यहां सेनापतियों की भी है। गोरा और बादल ने इतनी इतनी वीरता के साथ युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए कि चित्तौड़ के किले में आज भी उनके नाम के क्या हैं, दरवाजे बने हुए हैं। गोरा और बादल के नाम के क्या हैं, स्तंभ बने हुए हैं, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं गोरा और बादल की। साथ ही रानी पद्मिनी का ये जो जौहर है, ये भी हमें बलिदान की एक बहुत बड़ी गाथा कहता है, वीर गाथा बताता है। दोस्तों मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के जो वीर हैं उनका जो पौरुष है वो सब पर भारी है, लेकिन उन जो हमारे राजस्थान की महिला हैं उनका त्याग हर उस पौरुष पर भी भारी है। आपको एक लाइन के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि राजस्थान के वीरों का पौरुष हर पुरुष पर भारी है, लेकिन महिलाओं का जो पौरुष है, महिलाओं की जो वीरता है वो तो इन पुरुषों के पौरुष पर भी भारी है। वो कैसे है, वो तो वीरगति को प्राप्त हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन इन्होंने तो अपने सामने सब कुछ सही होते हुए भी अपने प्राणों का क्या है, उत्सर्ग कर दिया। दूसरा आप कहेंगे कि आप क्या मानते हैं, आप राजस्थान में सबसे वीर स्त्री किसको कहा जाएगा? राजस्थान के इतिहास की सर्वाधिक जो मैं वीर स्त्री मानता हूं, ये मेरी एक अपनी पर्सनल सोच भी हो सकती है, या आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि जो हमारी माता पन्नाधाय थी, उन्होंने जो बलिदान दिया है, उन्होंने जो वीरता दिखाई है, वो शायद ही कोई दिखाएगा कि उन्होंने एक राजा को बचाने के लिए, एक राजकुंवर को बचाने के लिए अपने स्वयं के पुत्र की क्या है, बलि दे दी थी। तो दोस्तों इस प्रकार की गाथाओं से हमारे राजस्थान का इतिहास क्या है, भरा पड़ा है। हमारे राजस्थान का इतिहास इस प्रकार की गाथाओं से भरा पड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद जो आपके अलाउद्दीन थे, इन्होंने चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ का जो नगर था, वो किसको दे दिया, वो अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और इसका नाम क्या है, खिजराबाद रखा। क्या नाम है, खिजराबाद रखा। तो चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का किला किसको सौंपा, अपने पुत्र अलाउद्दीन ने, ऐसे लिख लेते हैं हम, अलाउद्दीन ने अपने पुत्र किसको, खिज्र खां को, खिज्र खां को सौंपकर, खिज्र खां को सौंपकर
इसका नाम खिजराबाद रखा। इसका नाम खिजराबाद रखा। किसका? आपके चित्तौड़ के किले का नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। ठीक है। इसके अलावा जो आपके क्या नाम है, चित्तौड़ के किले में क्या है, एक शाही पीर की क्या है, धाईवी पीर की सॉरी क्या है, दरगाह बनाई। धाईवी सॉरी ये जो है ना आपके ये वाली बात, इसका वर्णन कहां पे है? धाईवी पीर की दरगाह जो कहां पे है? चित्तौड़ में। के लेख में क्या है, इस बात का वर्णन है कि खिज्र खां को सौंपा और खिज्र खां को क्या बनाया? इसका प्रशासक बनाया। खिज्र खां को क्या बनाया? प्रशासक बनाया। ये कहां पे लिखा है? धाईवी पीर की दरगाह चित्तौड़ के लेख में लिखा है। अब आगे बात है कि 1311 में देखिए 1303 में ये सब हुआ, तब से लेकर के कौन बना रहा वहां का राजा प्रशासक? आपका खिज्र खां बना रहा। अब 1311 में चित्तौड़ का प्रशासन किसको दे दिया? कानड़ देव के भाई मूछाड़ा मालदेव। मूछाड़ा मालदेव क्या है? चित्तौड़ का क्या रहा? प्रशासक रहा। 1311 तक खिज्र खां प्रशासक, खिज्र खां प्रशासक। ठीक है। उसके बाद जालोर के शासक कानड़ देव का भाई मूछाड़ा मालदेव क्या बना? चित्तौड़ का प्रशासक रहा। चित्तौड़ का प्रशासक रहा। जो आपके जालोर में कानड़ देव हैं उनके भाई थे मूछाड़े मालदेव, वो क्या रहे? चित्तौड़ के प्रशासक रहे। और एक और बात है कि रत्न सिंह जो है ना, रत्न सिंह मेवाड़ की गुहिल शाखा के, जो रावण शाखा है मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक, मतलब इनके बाद कोई भी रावण नहीं हुआ। कहां नहीं हुआ? आपके चित्तौड़ में। कहां नहीं हुआ? आपके चित्तौड़ में। इनके बाद कोई भी क्या नहीं है? रावण नहीं हुआ। तो दोस्तों ये तो बात हो गई, हमने चित्तौड़ के क्या कर ली? इतिहास की बात कर ली। चित्तौड़ के इतिहास की बात कर ली जो ऐतिहासिक दृष्टि से है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी किसकी? आपके जो मलिक, देखिए प्रश्न वहां से भी पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको 3 प्रश्न बताए हैं तो वो तो पूछे ही जाएंगे, वो तीनों प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा उसकी कहानी सुना देता हूं ताकि अब आप लोगों का क्या हो जाए, एक तरीके से मनोरंजन भी हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं उसी की, किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या है 1540 में एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। कब लिखा गया? 1540। ठीक है। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या है ये ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने। और क्या बताया? अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का कारण पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा बताया। देखिए अब हम बात करेंगे इस पद्मावत की। ठीक है।
ये आपको मैंने एक छोटा सा फैक्ट बता दिया। पद्मावत कब लिखी गई? 1540। किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। और अलाउद्दीन और पद्मिनी की कहानी कहाँ पे मिलती है? जो लव ट्रायंगल है वो किसमें मिलता है? आपके पद्मावत में मिलता है। तो ये तो बात हम अब इस कहानी की करेंगे, इतिहास नहीं है, ये एक कहानी है। देखिए 1540 में एक ग्रंथ लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नाम से। तो उसमें वो बताते हैं कि जब सिंघल द्वीप से रानी पद्मिनी को जीत करके आपके रावल रतन सिंह लाए तो उनके राज्य में ही एक राघव चेतन नाम का क्या है ब्राह्मण रहा करता था, पंडित रहा करता था। तो वो जो पंडित था वो भी देखिए रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है कि जब वो जल ग्रहण करती थी यानी पानी पीती थी तो जल की प्रत्येक धार उनके गले में से नीचे गिरती हुई प्रतीत होती थी। यानी वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता का बखान चांद के बराबर माना गया है। चांद जैसी चकोर थी वो। उनके बारे में किसने कहा है? आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है। अब क्या होता है इसके बाद? राघव चेतन भी क्या है उन पर मुग्ध हो गया। तो राघव चेतन ने कुछ ऐसी क्या है हिमाकत कर दी जो कि राज्य मर्यादाओं के अनुकूल क्या थी? अनुकूल नहीं थी। वो राज मर्यादाओं के क्या थी? अनुकूल नहीं थी, बिल्कुल प्रतिकूल थी। तो रावल रतन सिंह ने उसे अपने राज्य से ही बाहर निकाल दिया, राघव चेतन को। अब राघव चेतन जो था वो काफी सनकी व्यक्ति था, वो मोहित हो चुका था रानी पद्मिनी पर। तो उसने सोचा कि अब मैं रतन सिंह से किस प्रकार बदला लूं। तो वो उस समय के सर्वाधिक दुर्दांत व्यक्तित्व या आप कह सकते हैं सर्वाधिक दुर्दांत शासक, अगर आपको सल्तनत काल में दो सर्वाधिक दुर्दांत शासक चुनने को कहा जाएगा तो आप पहले नंबर पे अलाउद्दीन को चुनोगे और दूसरे नंबर पे बलबन को चुनोगे। तो इन दोनों अलाउद्दीन के पास राघव चेतन गया और अलाउद्दीन से कहा कि एक इतनी सुंदर स्त्री उस छोटे से मेवाड़ के राजमहल में निवास करती है, उसे तो दिल्ली के सुल्तान के हरम में होना चाहिए था। देखिए वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया अलाउद्दीन उसके मुंह से, राघव चेतन के मुंह से रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान सुनकर कि वो रानी पद्मिनी को पाने की लालसा में कहां पहुंचा? आपके चित्तौड़ा पहुंचा। उसने आकर के रावल रतन सिंह से कहा कि मुझे आपकी पत्नी चाहिए। रावल रतन सिंह ने उसको भगा दिया। अब उसने अपने डेरा नहीं हटाया तो उसने कहा कि चलिए आप मुझे पत्नी ना दें, मुझे आपकी पत्नी के एक बार दर्शन करने हैं। तो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने कुछ धातु के दर्पण में रानी पद्मिनी का ऐसे शीशा दिखाया था कि रावल रतन सिंह उसको 4 बार रिफ्लेक्टिव होकर के वो 5वें शीशे में वो दिखता था। तो उसने सोचा कि ये स्त्री इतनी सुंदर है कि जो पानी से छवि बनकर के चारों शीशों से होके जब 5वें शीशे में यानी धातु के दर्पण में मुझे दिख रही है तो ये वास्तव में कितनी सुंदर होगी। तो उसने अब रानी पद्मिनी को पाने की लालसा रख ली और इसी लालसा में वो काफी दिन तक बाहर भी बैठा रहा चित्तौड़ के किले के। और फिर उसने क्या कर दिया? उसने कर दिया आपके चित्तौड़ पर आक्रमण। और उसके बाद की सारी कहानी आपको पता ही है कि उसने रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए, रानी पद्मिनी ने क्या है जौहर कर दिया। तो दोस्तों ये तो कहानी थी आपके मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 की। इस कहानी में मलिक मोहम्मद जायसी ने यह भी बताया है कि रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य भी कोई प्रेम संबंध था। इसीलिए मैं इस कहानी से किसी भी प्रकार का क्या है संबंध नहीं रखना चाहता, आपको सिर्फ एक कहानी के तौर पे बताया। इतिहास था वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। यहाँ पे सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको लाइक किया होगा, नहीं किया है तो आप अभी इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिस पर आपके लिए और आपके छोटे भाई बहनों ननियालों के लिए भी क्या है काफी सारी अध्ययन सामग्री मौजूद है। ओवर चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट इज ए फुल फैमिली पैकेज। आपके लिए क्या होगा एक फैमिली पैकेज बन जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। घर पे रहो, कोरोना से बचे रहो और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद दोस्तों।